हमारी इंडिया एक काफ़ी यूनिक कंट्री है। स्टोरीज और ट्रेडिशन तो है ही, पर हमारी कंट्री बहुत सारी मिस्ट्रीज भी होल्ड करती है। और ये कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कंट्रीज के लिस्ट में भी आती है। ऐसी मिस्ट्रीज जिनकी हजारों थियरी बन चुकी है और ऐसी मिस्ट्रीज जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग इन्हीं अनसॉल्व्ड एंड सॉल्व इंडियन मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है तो प्लीज चेक इट आउट। बाय द वे, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता लगा कि इंडिया में ऐसे न्यूमरस मिस्ट्रीज है जो कि अभी तक अनसॉल्व रहे हैं एंड मैं उन सारी मिस्ट्रीज को इस वीडियो में ऑब्वियसली नहीं कवर कर सकता। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मेरा नाम है एल्बिडो और आप देख रहे हो एल्बिडो रॉक्स चैनल, जहाँ पर हम लोग रैंडम चीजों के बारे में रैंडम बातें करते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि आप रात के समय में किसी सुनसान जंगल से निकल रहे हो। चीजें ऑलरेडी डरावनी है कि उन चीजों पे चार चार डालने के लिए आपको सडनली फ्लोटिंग लाइट्स दिखती है। ये लाइट्स लिटरली थिन एयर में फ्लोट कर रही है, मतलब हवा में उड़ रही है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं इजीली डर जाता हूँ, बट अगर ये चीज मुझे रात के समय में किसी जंगल में दिख जाए तो भाई मेरी भी फटके चार हो जाएगी। इन लाइट्स को दी एलिया लाइट्स ऑल्सो नोन एज दी फ्लोटिंग गोस्ट लाइट्स भी कहा जाता है और इन फ्लोटिंग लाइट्स को बंगाल के सुंदरबन फॉरेस्ट में देखा जाता है। लोकल्स के हिसाब से इसके पीछे एक बहुत बड़ी थियरी है। लोकल्स मानते हैं कि ये लाइट्स कुछ और नहीं बल्कि मरे हुए फिशरमैन्स के सोल्स है, मतलब उनकी आत्माएं हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में जो भी फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग करते समय डूबने या फिर किसी और वजह से मरा है, वो आज के टाइम पे फिशरमैन्स को एज अ गोस्ट लाइट या फिर एज अ फ्लोटिंग लाइट दिखता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मिथ है, क्योंकि इन लाइट्स को ऑन कैमरा भी कैप्चर किया जा चुका है। जो भी लोग इस फॉरेस्ट से फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं उनके हिसाब से इन लाइट्स की साइज उनके फिस्ट से भी बड़ी है, मतलब उनके मुट्ठी से भी बड़ी है। और इन लाइट्स ने कभी ना कभी उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की है। बल्कि कुछ फिशरमैन तो ये भी क्लेम करते हैं कि इन्हीं सोल्स या फिर इन्हीं लाइट्स ने दूसरे मछुआरों को मिसलीड करके मारा है। अब ये तो हो गई गांव वालों की थियरी और स्टोरीज। अब बात करते हैं साइंटिफिकली ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो ऑब्वियसली साइंस के पास इसका एक आंसर है। साइंस ये कहता है कि उस फॉरेस्ट में जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तब उससे निकला हुआ केमिकल रिएक्शन इन लाइट्स को फॉर्म करता है। बट एक चीज मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लगी कि ये स्पेसिफिक लाइट्स हमें बंगाल के इसी एरिया में क्यों दिखती है। आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बात है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहाँ पर 2001 में अनिल नाम का लड़का हमेशा की तरह अपने छत पे सोया था। बट इस रात अनिल के साथ कुछ अजीब हुआ। अनिल के ऊपर अचानक सुबह के 3 बजे किसी अजीब चीज ने हमला कर दिया। रात के समय में अनिल उस चीज को ठीक से देख नहीं पाया, पर उस चीज ने अनिल को उसके नाखूनों से बहुत ज्यादा इंजर्ड तो कर दिया था। जैसे ही सुबह हुई इंस्टेंटली ये बात जाके अनिल ने गाँव वालों को बताई। अनिल के हिसाब से रात के अंधेरे में उसे ऑब्वियसली कुछ ज्यादा तो दिखा नहीं, बट अनिल ने कहा कि उसके ऊपर किसी बंदर ने, जो कि इंसान के बेस में था, उसने हमला किया था। ये ऑब्वियस सी बात है कि इस क्रीचर को इमेजिन करना थोड़ा वियर्ड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले गांव वालों ने कभी ऐसे क्रीचर के बारे में सुना, ना ही इस क्रीचर को देखा था। बट ये इंसिडेंट यहीं पे खत्म नहीं होता। यही सेम चीज गांव के विनोद नामक एक आदमी के साथ होती है। विनोद भी एग्जैक्टली अनिल के तरह ही अपने छत पे सो रहा था, जहाँ पर रात के अंधेरे में विनोद के ऊपर भी एक हमला होता है। सरप्राइजिंग चीज ये है कि विनोद भी वही बताता है जो अनिल ने गांव वालों को बताया था। विनोद के हिसाब से उसके ऊपर भी एक बंदर टाइप की इंसान ने हमला किया था। डोंट वरी, इस क्रीचर के पूरे डिटेल लुक्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इन्हीं बढ़ते हुए इंसिडेंट्स को देख के गांव वालों ने इस क्रीचर का नाम बंदर मानव ऑल्सो नोन एज मंकी मैन रख दिया। गांव में मंकी मैन के साइटिंग्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि गांव में बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि रात के अंधेरे में मंकी मैन ने उनके ऊपर भी हमला किया है। बहुत खतरनाक, सब डर रहे हैं, वहशत बहुत ज्यादा है, सब डर रहे हैं, क्या मालूम किस वक्त आ जाएगा। 2 दिन से सब लोग जाग रहे हैं। इस मंकी मैन का डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अगर किसी ने रात के अंधेरे में मंकी मैन का नाम भी ले लिया तो लोग अपने घर में भाग जाते थे। इनफैक्ट एक आदमी ने तो मंकी मैन के नाम से ही अपने छत से छलांग मार दी थी और छत से गिरने की वजह से उस बेचारे की मौत हो गई। ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ, जहाँ पर वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्लिप होकर गिर गई एंड गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। फाइनली पुलिस को भी अपना इन्वॉल्वमेंट देना ही पड़ा। पुलिस ने लोगों को पूछ के 2 स्केचेस बनाए। पहला स्केच पुलिस ने अपने डिस्क्रिप्शन से बनाया था, मतलब पुलिस को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से पहला स्केच बनाया गया था। और दूसरा स्केच जिन भी लोगों ने मंकी मैन को देखा था उनके डिस्क्रिप्शन की मदद से बनाया गया था। अगर हम आई विटनेसेस के डिस्क्रिप्शन पे नजर मारे तो उनके हिसाब से मंकी मैन एक हेलमेट पहनता था, एक टी शर्ट पहनता था और उसके बड़े बड़े नाखून थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने मंकी मैन को शेप शिफ्टिंग करते हुए देखा है, मतलब इंसान से बंदर में कन्वर्ट होते हुए देखा है। आई नो इट साउंड्स वेरी अनरियल, बट एक समय के लिए उनका डिस्क्रिप्शन है तो मान लेते हैं। बल्कि एक बंदे ने तो ये भी कहा कि मंकी मैन के टी शर्ट के ऊपर 3 बटन थे। पहले बटन में मंकी कन्वर्ट हो सकता था, सेकेंड बटन में उसे
स्ट्रेंथ मिलती थी, एंड आई थिंक थर्ड बटन में उसने इनविजिबिलिटी का कहा था कुछ, आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली ये चीज फेक होगी। बट द मिस्टीरियस थिंग इज कि जैसे ही मंकी मैन फेमस होने लगा, न्यूज चैनल ने जैसे ही मंकी मैन का नाम लेना शुरू कर दिया, मंकी मैन टोटली बंद हो गया। जैसे मान लो मंकी मैन जैसे ही फेमस होने लगा, जैसे ही लोगों को मंकी मैन के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगी, मंकी मैन टोटली दिखना ही बंद हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का मानना है शायद से मंकी मैन दूसरे स्टेट में चला गया, और बहुत सारे लोग तो ये भी दावा करते हैं कि मंकी मैन एक एलियन था जो कि वापस अपने प्लेनेट पे चला गया। बट ये चीज आज भी एक मिस्ट्री है कि मंकी मैन एग्जैक्टली था कौन और ये सडनली गायब कहाँ हो गया। रूपकुंड ऑल्सो नोन एज द स्केलेटन लेक उत्तराखंड में मौजूद है। इस लेक को 1941 में एक हाइकर ने डिस्कवर किया था। इस लेक की मिस्ट्री ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स और ह्यूमन बोन्स मिलते हैं, मतलब इंसानों की हड्डियां। ये बात आज तक कोई नहीं जानता कि ये ह्यूमन बोन्स यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों मौजूद है। बट इस लेक के ऊपर भी बहुत सारी थियरीज बनी है। पहली थियरी ये बताती है कि ये हड्डियां शायद से किन्हीं सोल्जर्स के हैं जो कि उस लेक में वहाँ कैंपिंग कर रहे थे। लोग ऐसा बताते हैं कि शायद से किसी स्नो स्टॉर्म या फिर किसी और चीज की वजह से उनकी डेथ हो गई और ये हड्डियां शायद से उन्हीं की है। दूसरी चीज ये बताती है कि शायद से इस जगह पे रिचुअल्स परफॉर्म होते थे। रिचुअल्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेसिकली आपने मूवीज में देखा ही होगा, बेसिकली लोगों की बलि चढ़ाना। लोग ये कहते हैं कि पुराने समय में मे भी यहाँ पर रिचुअल्स हुआ करते थे और यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिस वजह से इतने सारे स्केलेटन्स वहाँ पर मौजूद है। बट वापस से गाइस साइंस की भी धमाकेदार एंट्री हो जाती है एंड साइंस भी अपनी थियरी बताती है। जब साइंटिस्ट ने रूपकुंड की हड्डियों की कार्बन डेटिंग की तब पता लगा ये हड्डियां 950 AD से बिलोंग करती है। मतलब इन हड्डियों को यहाँ पर पड़े 1703 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट इन हड्डियों में और एक क्रीपी चीज पाई जाती है कि इन हड्डियों में अभी भी ह्यूमन फ्लैश मतलब इंसान का मांस लगा पड़ा है। देख सकते हैं जो ये है अभी भी इतने हजारों साल पुराना, इनमें अभी भी मांस चिपका हुआ है। और एक चीज साइंटिस्ट ने नोटिस की कि रूपकुंड में जो भी उन्हें स्कल्स मिले उन स्कल्स के पीछे क्रैक्स थे। इसका मतलब ये था ये जिन भी लोगों की हड्डियां थी उन्हें पीछे से सर पे मारा गया था। बट द अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि आज भी किसी को नहीं पता कि ये हड्डियां यहाँ पर क्यों मौजूद है। एंड इफ यू आर वंडरिंग, यहाँ पर आप आज भी जा सकते हो। ये जगह उत्तराखंड में लोकेटेड है एंड आपको यहाँ पर आज भी बहुत सारे हड्डियों के ढेर मिलेंगे। बट अगेन आपके हिसाब से इन हड्डियों के पीछे क्या थियरी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर हम इंडिया के मिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हमने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मिस्ट्री के बारे में नहीं बात किया तो कैसे चलेगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिस्ट्री को होल्ड करता है। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है और इस ब्यूटीफुल से मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस मंदिर की मिस्ट्री बस इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में नाम जोड़ती है। एक्चुअल में इस मंदिर के एग्जैक्ट नीचे एक टनल या फिर आप कह सकते हैं एक गुफा मौजूद है। एंड जब इस टनल को डिस्कवर किया गया था तब पता लगा इस टनल में टोटल 6 दरवाजे हैं। बहुत टाइम तक ये दरवाजे अनओपन रहे, बट क्योंकि इस बात का भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन दरवाजों के पीछे एग्जैक्टली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इन दरवाजों को ओपन करने का एक ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दरवाजों को अपनी तरफ से वॉल्ट्स का नाम दिया। जैसे पहला दरवाजा वॉल्ट A कहा जाता था, दूसरा दरवाजा वॉल्ट B फॉलोइंग बाय C, D, E एंड F। जब ऑफिशियल्स ने वॉल्ट A मतलब पहला दरवाजा ओपन किया तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि वॉल्ट A में तरह तरह के सोने की चीजें और सोने के ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट थे। इस सब के साथ वॉल्ट A में उन्हें भगवान विष्णु की 4 फुट से भी बड़ी सोने की मूर्ति मिली। और जब उन्होंने बाकी के वॉल्स जैसे कि C, D, E, F को खोला तो उनके अंदर उन्हें और भी ज्यादा सोना मिला। इन वॉल्स के अंदर उन्हें मिला एक गोल्डन थ्रोन मतलब सोने का बना हुआ सिंहासन और एक 18 फीट लंबी मोटी सोने की चेन एंड बहुत सारे गोल्डन स्टैचूज एंड आर्टवर्क्स भी मिले। आज की डेट में ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा सोना वर्थ अराउंड $1 ट्रिलियन है। और ये बात आज भी कोई नहीं जानता कि ये सोना यहाँ पर एग्जैक्टली पहुंचा कैसे और इसे किसने यहाँ पर लाया था। बट एक्चुअली में बड़ी मिस्ट्री की बात ये है ही नहीं, बड़ी मिस्ट्री जुड़ी है वॉल्ट B से। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब मैं आपको वॉल्ट्स के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था ऑफिसर्स ने बस वॉल्ट A, C, D, E और F को खोला था और वॉल्ट B को कभी खोला ही नहीं गया। ऐसा नहीं था कि ऑफिसर्स ने वॉल्ट B को कभी ओपन करने की कोशिश ही नहीं की। एक्चुअली बहुत कोशिशों के बावजूद भी वॉल्ट कभी ओपन ही नहीं हो पाया। दरअसल बात ये थी कि वॉल्ट B को छोड़ के बाकी के सारे वॉल्ट्स लकड़ी के बने हुए थे और उनके ऊपर बस एक ताला था। बट वॉल्ट B उन सब दरवाजों से अलग था। एक्चुअल में वॉल्ट B कंप्लीट आयरन से बना था एंड वॉल्ट B के दरवाजे के ऊपर 2 इंटरट्वाइंड नागास मतलब 2 बड़े सांप बने हुए थे। दरअसल में वॉल्ट B को इससे पहले भी बहुत बार खोलने की कोशिश की गई है। 2011 में सुंदरराजन नाम के एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने दरवाजा ओपन करने के लिए एक पेटिशन फाइल किया था, बट मिस्टीरियसली पेटिशन फाइल करने के बाद उसकी डेथ हो गई। इससे पहले भी बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने वॉल्ट B को ओपन करने की कोशिश की थी, बट कोशिश करने से पहले ही उनके ऊपर सांपों ने अटैक कर दिया था एंड उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इस दरवाजे को ओपन
ओपन करने की कोशिश तो की, बट कोई भी आज तक इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। मंदिर के लोग ऐसा बताते हैं कि जिस दिन ये दरवाजा खुल जाएगा उस दिन पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जो आदमी इस दरवाजे को खोलेगा उसे इस दुनिया के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इस दरवाजे के पीछे अनलिमिटेड वेल्थ है और इस दरवाजे को नागापासम मंत्रा का इस्तेमाल करके बंद किया था और इस दरवाजे को बस एक साधु या संत ओपन कर पाएगा गरुड़ मंत्र के जाप से। द 9 अननोन मैन, जिन्हें इल्यूमिनाटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एक बहुत पुराने रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2000 साल पहले की, अशोका द ग्रेट की। अशोका के बारे में हमने हिस्ट्री बुक्स में तो पढ़ा ही होगा। एंड अशोका वाज द वन जिसने कलिंगा वॉर लड़ा था। और जिन लोगों को कलिंगा वॉर के बारे में नहीं पता, तो कलिंगा वॉर एक ऐसी जंग थी जहां पर हजारों लाखों लोगों को मारा गया था। ऐसा बताया जाता है कि एलिजेंटली इस वॉर के दौरान आसपास की सारी नदियां लोगों के खून से लाल पड़ गई थी। इस बात से आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये वॉर कितना ज्यादा ब्रूटल था। बट एट द एंड अशोका ने इस वॉर को जीत लिया था। बट फिर भी अशोका के मन में एक बहुत बड़ा रिग्रेट था। दरअसल में अशोका को इस बात का रिग्रेट था कि इस जंग के दौरान उसकी आधी से ज्यादा सेना को बेरहमी से मारा गया था। ये बात अशोका को इतनी ज्यादा सताती थी कि अशोका ने अपनी खुद की थ्रोन को छोड़ के बुद्धिज्म को अपनाया और एक बुद्धिस्ट बन गया। फन फैक्ट, बुद्धिस्ट बनने के बाद इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बुद्धिज्म को फैलाने में अशोका का बहुत बड़ा हाथ था। खैर, अशोका को इस दौरान चीजों के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज मिल गई थी कि वो हर एक कैटेगरी में मास्टर ऑफ नॉलेज कहा जाता था। आप किसी भी कैटेगरी को ले लो, जैसे कि वेपन्स की टॉप लेवल की नॉलेज ले लो, स्ट्रेंथ की नॉलेज ले लो, ग्रेविटी की नॉलेज ले लो, ये सब अशोका के पास थी। अशोका ने सोचा कि ये नॉलेज ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा नेसेसरी होगी, इसलिए अशोका ने अपने नॉलेज को 9 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके 9 डिफरेंट बुक्स लिखे। बट अशोका को यह बात पता थी कि अगर ये नॉलेज किसी भी आदमी के पास चली गई तो ये नॉलेज वो किसी गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए अशोका ने सोचा उसके जाने के बाद इन बुक्स की किसी को तो प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी। इसी वजह से अशोका अपने किंगडम में वापस आया एंड इन 9 डिफरेंट बुक्स को 9 डिफरेंट लोगों को सौंप दिया। अभी ऐसा नहीं था कि इन बुक्स को अशोका ने किन्हीं भी रैंडम लोगों को दे दिया था। अगर एक बुक वेपनरी के नॉलेज पे लिखी गई है तो वो बुक उसी आदमी को दी गई थी जिसको खुद वेपनरी की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। अगर एक बुक ग्रेविटी के नॉलेज के बारे में लिखी गई थी तो वो बुक भी उसी आदमी को दी गई थी जिसे खुद ग्रेविटी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। ऐसा करके अशोका ने 9 बुक्स को 9 लोगों के हाथों में सौंप दिया और आज की डेट में इन्हें 9 अनआइडेंटिफाइड मैन एंड ऑल्सो इल्यूमिनाटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये 9 लोग जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर ये 9 लोग उस समय में कोई और थे तो इस टाइम पे कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। द मिस्ट्री इज कि आज तक किसी को भी नहीं पता कि ये 9 लोग एग्जैक्टली है कौन। ऐसा भी बताया जाता है कि इन 9 लोगों की एक सीक्रेट एजेंसी है और ये इसरो से भी जुड़े हुए हैं। बट मुझे नहीं लगता ये ट्रू है, क्योंकि इसके बारे में मैंने रिसर्च किया एंड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इस बात को मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। तो ये थी इंडिया की कुछ नोन एंड अननोन मिस्ट्रीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है विच माइट कम सून तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मुझे देखना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तब तक के लिए गुड बाय, चलो टाटा, बहुत रिसर्च कर दी, अब मैं सो रहा हूँ।